वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं एस सरस्वती, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हम लक्ष्मी और उसकी 12 साल की बेटी सरस्वती को देखते हैं। लक्ष्मी की बात करूं तो सिंगल मदर है, जिसका उसके पति से डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी बेटी सरस्वती के साथ खुशी खुशी रहती है। लक्ष्मी के लिए उसकी बेटी पूरी दुनिया है दोस्तों उसकी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे का दिन, साथ ही आज सरस्वती का बर्थडे भी है। तो लक्ष्मी सुबह सुबह सरस्वती को तैयार करके उसे उसके स्कूल छोड़ने के बाद हॉस्पिटल आती है। असल में लक्ष्मी इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है दोस्तों। अपना सारा काम खत्म करके जब लक्ष्मी सरस्वती को लेने उसके स्कूल जाती है ना, तो काफी देर इंतजार करने के बाद भी सरस्वती स्कूल के बाहर नहीं आती। लक्ष्मी को टेंशन हो जाती है कि क्या हो गया, कहाँ गई बेटी। तो वो एक टीचर से अपनी बेटी का नाम बताकर उसके बारे में पूछती है कि कहाँ गई वो। साथ ही बताती है कि मेरी बेटी 7th B क्लास में पढ़ती है। तो टीचर कहती है कि मैं अभी अंदर जाकर आपकी बेटी को बुलाकर लेकर आती हूँ। वो अंदर जाकर एक सरस्वती नाम की बच्ची के साथ बाहर आती है, जिसको देखकर लक्ष्मी कहती है नहीं नहीं, ये मेरी बेटी सरस्वती नहीं है। तो टीचर कहती है कि ये आप क्या कह रही है, ये आपकी बेटी नहीं है तो कौन है। पूरे 7B क्लास में इसी बच्ची का नाम है सरस्वती, बाकी इस नाम की कोई लड़की पूरे क्लास में है नहीं। दोस्तों ये सुनकर लक्ष्मी को थोड़ा शॉक लगता है। एकदम से दौड़ते हुए स्कूल में घुस जाती है और अपनी बेटी को आवाज देते हुए पूरे स्कूल में ढूंढती है। और इस दौरान स्कूल का प्रिंसिपल राम बाबू छुट्टी पे होता है, तो वाइस प्रिंसिपल आकर लक्ष्मी को रोकती है, मगर लक्ष्मी उनकी एक नहीं सुनती और वो अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है यहाँ वहाँ। और फिर लक्ष्मी से बोला जाता है कि देखिए आप गलत स्कूल में आ चुकी है, अगर आपकी बेटी सरस्वती ये नहीं है तो फिर दूसरे स्कूल में होगी कोई। अब यहाँ पे सभी टीचर और चपरासी कहते हैं कि हमने तो आपको भी पहली बार देखा, लेकिन लक्ष्मी को ये लग रहा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। और जब लक्ष्मी वहाँ से निकलने को तैयार ही नहीं होती तो स्कूल का स्टाफ वहाँ पुलिस को बुला लेता है। जिसके बाद दोस्तों हम CI कृष्णा रेड्डी को देखते हैं, जिससे लक्ष्मी बताती है कि सर मैंने अपनी बेटी को सुबह सुबह स्कूल छोड़ा और जब मैं उसको लेने के लिए वापस आई तो वो यहाँ पे है नहीं। ऊपर से ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को इन्होंने कभी देखा ही नहीं और वो इनके स्कूल में नहीं पढ़ती, ये लोग कह रहे हैं। तो कृष्णा लक्ष्मी की बातें सुनकर उससे पूछता है कि आपके पास सरस्वती का कोई कार्ड वगैरह ID कार्ड है, आप उसके दोस्तों के नाम बता सकती हैं कुछ। तो लक्ष्मी कहती है कि आई कार्ड तो सरस्वती के पास ही होगा, और हाँ उसकी 2 दोस्तों को मैं जानती हूँ जो उसी की क्लास में पढ़ती है। साथ ही वो इंस्पेक्टर को सरस्वती की फोटो दिखाती है। तो कृष्णा तुरंत स्कूल के ग्राउंड में जाकर बाकी बच्चों से सरस्वती के दोस्तों के नाम बताकर पूछता है, तो उसको पता चलता है कि इस नाम की कोई भी लड़कियां यहाँ पे नहीं पढ़ती। फिर वो सरस्वती की फोटो दिखाकर सभी बच्चों से सवाल करता है कि इस लड़की को कभी देखा है, जानते हो। तो सभी बच्चे पहले टीचर्स की तरफ देखते हैं और फिर नाम है जवाब देते हैं। ये चीज कृष्णा को काफी अजीब लगती है दोस्तों कि सभी टीचर की तरफ देखकर जवाब क्यों दे रहे हैं। तो इस पर टीचर कहती है कि सर बच्चे पुलिस वालों को देखकर डर गए हैं और कोई वैसी बात नहीं है। अब कृष्णा क्या ही कर सकता था दोस्तों। वो लक्ष्मी से कहता है कि देखिए आप घर जाइए, शायद आपकी बेटी घर पर आ जाएगी, अगर वो 24 घंटों तक नहीं आती तो फिर हम कुछ करते हैं, उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आ जाना, हम कुछ करेंगे। अब बेचारी लक्ष्मी क्या ही करती, वो अपनी बेटी को हर उस जगह पे ढूंढती है जहाँ पे उसकी होने की संभावना होगी। और जब सरस्वती का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता तो थक हार कर लक्ष्मी अपने घर पे आ जाती है। घर पर भी सरस्वती नहीं आई है, पर तभी अचानक से लक्ष्मी के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे जैसे वो उठाती है ना तो पता चल जाता है कि ये कॉल उसकी बेटी सरस्वती का है, जिसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा दर्द में है दोस्तों। लक्ष्मी सरस्वती से पूछती कि बेटा तुम हो कहाँ पे। तो सरस्वती जवाब देती कि मम्मी मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं इस वक्त स्कूल में प्रिंसिपल रूम के पीछे वाले कमरे में हूँ, मेरे साथ प्रिंसिपल सर और 2 और लोगों ने काफी गलत काम किया। ये सुनकर लक्ष्मी तुरंत निकलती है सरस्वती के स्कूल की तरफ और रास्ते में वो फोन पे उससे कहती कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। अंधेरे में दोस्तों लक्ष्मी स्कूल के अंदर जाती है और जिस कमरे में सरस्वती ने बताया था ना कि मैं वहाँ पे हूँ, वहाँ का ताला तोड़कर लक्ष्मी जब पहुँचती है तो वहाँ का सीन देखकर उसकी आत्मा तक हिल जाती है। वो अपने सामने जमीन पर अपनी बेटी को गिरा हुआ पाती है, जिसकी स्कर्ट में खून लगा होता है। असल में दोस्तों सरस्वती के साथ 3 लोगों ने गलत हरकत की, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बेचारी 12 साल की छोटी मासूम बच्ची है। लक्ष्मी तुरंत सरस्वती के पास जाती है, उससे कहती कि बेटा मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी, बेचारी सरस्वती अपनी माँ की गोद में ही दम तोड़ देती है। इस पर लक्ष्मी काफी रोती है और फिर उसकी नजर उस फोन पे पड़ती है जिससे सरस्वती ने उसे कॉल किया था। उस फोन पर लक्ष्मी को एक वीडियो मिलता है, जिस वीडियो में वो साफ देख पाती है कि 3 लोगों ने किस तरह उसकी बेटी के साथ ये घिनौना काम किया। ये सारी चीजें यार लक्ष्मी देख नहीं पाती, उस फोन को वहीं फेंक देती है। अब लक्ष्मी ने अपनी बेटी को खोया है तो वो समझ नहीं पाती कि मतलब क्या रिएक्ट करे, कुछ समझ नहीं आता उसको। अपनी बेटी को उठाकर उसे कब्रिस्तान में लेकर जाना पड़ जाता है। फिर वो खुद से मिट्टी खोदकर अपनी बेटी की लाश को दफना देती है। इस दौरान लक्ष्मी को ये करते हुए देखकर उस कब्रिस्तान का चौकीदार देख रहा होता है।
है। सीन होता है कट अगली सुबह, जहाँ लक्ष्मी को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं दोस्तों। तो कृष्णा जैसे ही पुलिस स्टेशन में आता है वैसे ही वो समझ जाता है कि लक्ष्मी की बेटी अभी तक घर नहीं आई होगी, इसीलिए वो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई है, ये वो सोच लेता है। लेकिन जैसे लक्ष्मी उसे सब कुछ बताती है जो भी रात में उसकी बेटी के साथ हुआ, तो कृष्णा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत यहाँ से स्कूल की तरफ निकल जाता है। फिर तभी लक्ष्मी उसको रोकते हुए कहती है कि मैंने अपनी बेटी की बॉडी को दफना दिया। अब ये सुनते कृष्णा का दिमाग खराब, वो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि आप पागल हैं क्या? आपने ये करके जानती हो क्राइम क्या है? आपने बॉडी को ठिकाने लगाकर खुद ही सारे सबूत मिटा दिए। अब हम उन 3 लोगों को कैसे पकड़ेंगे बताइए? मुझे तो पहले इसके लिए आपको जेल में डाल देना चाहिए। एविडेंस क्या है ये बताइए? आप जो कह रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? ये सुनते लक्ष्मी को याद आता है कि उसने मोबाइल में उन तीनों का वीडियो देखा था। तो लक्ष्मी ये कृष्णा को बताती है। अब ये सुनते कृष्णा तुरंत लक्ष्मी के साथ स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पर जब वो उस कमरे में जाता है जहाँ लक्ष्मी ने बताया था कि उसने फोन फेंका, उस कमरे में वो लोग घुसते हैं। लेकिन लक्ष्मी तो दंग रह जाती, क्योंकि इस कमरे का पूरा हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे कोई फोन नहीं है। स्कूल टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल कृष्णा से कहता है कि सर ये उल्टा सीधा बोली जा रही है, आप इनकी बात मत मानिए। कृष्णा यहाँ लक्ष्मी को लेकर साथ में उस कब्रिस्तान में जाता है, फिर जहाँ मतलब लक्ष्मी ने अपनी बेटी की बॉडी को दफनाया। लक्ष्मी के बताने पर जब उस जगह को खोदा जाता है तो यार बॉडी भी नहीं होती, और अब लक्ष्मी का दिमाग खराब, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कैसे सारे सबूत मिटा दिए जा रहे हैं। कृष्णा उससे कहता है कि देखो, जब आपकी बेटी ने आपको कॉल किया था ना रात में, तभी आपको पुलिस को कॉल करना था। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? तो लक्ष्मी कहती है कि सर मैं घबरा गई थी, और जब मैंने अपनी बच्ची को उस हालत में देखा तो मैंने इसीलिए कॉल नहीं किया क्योंकि इससे मेरी बेटी के बारे में सभी को पता चल जाता और मीडिया उसकी फोटोज निकाल कर फिर हर जगह दिखाती। पर आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ सर, इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है स्कूल का, मुझे लग रहा है। और अब कृष्णा इस कब्रिस्तान के गार्ड से कहता है कि तुमने रात में मैडम को यहाँ पे देखा था? तो गार्ड कहता है कि सर मैडम आई तो थी, लेकिन मैं ठीक से नशे की वजह से देख नहीं पाया कि वो क्या कर रही है। तब मैं मस्त बैठकर ड्रिंक कर रहा था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे लक्ष्मी फंस चुकी है। मतलब वो जो भी चीजें कह रही है उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा, ना ही कोई गवाह। तो पुलिस लक्ष्मी की FIR लिखने से इनकार कर देती है। लेकिन लक्ष्मी हार नहीं मानती, वो तय करती है कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। लेकिन कोई वकील उसका केस लेने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसके केस का कोई बेस ही नहीं है और ना ही कोई एविडेंस है। लक्ष्मी बेचारी हर एक वकील के पास जा जाकर थक जाती है, और इस तरह करते करते पूरे 7 महीने बीत जाते हैं। अब उसी कोर्ट के बाहर हम एक स्वामी नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि किसी रामानुजम नाम के वकील का असिस्टेंट है। उसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होते, जिस पर जब चाय वाला उसको ताने मारता है तो स्वामी कहता है कि मेरे सर रामानुजन ने पैसे नहीं कमाए बल्कि इज्जत कमाई है। अरे वो अच्छे केस लेते हैं जिन्हें जीतना नामुमकिन होता है, साथ ही वो कोई फीस भी नहीं चार्ज करते, फ्री में केस लड़ते हैं। इसलिए यार समझो, मुझे भी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, पर मैं ये सब जानते हुए ये काम कर रहा हूँ सच के लिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड 100% का है। आज तक उन्होंने जो भी केस हाथ में लिया उसे जीता है। अब इस चाय की दुकान पर लक्ष्मी भी बैठी होती है, जो कि स्वामी की चाय के पैसे देती है, और उसे जब वो अपने बारे में बताती है ना, तो स्वामी तुरंत ही उसे रामानुजम के पास लेके जाता है। रामानुजम को लक्ष्मी सब कुछ शुरुआत से A to Z सारी चीजें बताती, जो भी कुछ हुआ। लक्ष्मी का कहना होता है कि प्रिंसिपल और उसके साथ 2 लोग और थे जिन्होंने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। तो रामानुजम भी वही कहता है कि देखो, तुम्हें अपनी बेटी की बॉडी को दफनाना नहीं चाहिए था, इस केस में कोई एविडेंस ही नहीं है, चांस है कि फाइल करते ही इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप उठकर जाने लग जाती है, लेकिन रामानुजम उसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे केस में कोई एविडेंस भले ही ना हो, मगर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, जो कि एक माँ की आंखों में उसके बच्चे के लिए होती है, साफ दिख रही है, तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। लक्ष्मी को पहली बार, मतलब जब से उसकी बेटी मरी है उसके बाद पहली बार खुशी मिलती कि चलो कम से कम कोई ढंग का वकील तो मिला। अब रामानुजम सबसे पहले कृष्णा से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने लक्ष्मी की बेटी की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल की, बताओ। तो कृष्णा उसे बताता है कि सर, जिस स्कूल में उसने बताया, हमने पता किया कि उसकी बेटी उस स्कूल में पढ़ती ही नहीं है, उसने अपनी बेटी की बॉडी को दफना दिया। हम उस स्पॉट पे गए तो वहाँ बॉडी भी नहीं मिली। फिर हम स्कूल के उस रूम में गए जहाँ पर दुष्कर्म वाली बात चल रही थी, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं था। उसने ये भी जिक्र किया था कि उसने एक फोन में अपनी बेटी का वो गलत हरकत वाली वीडियो देख ली थी, वो फोन तक नहीं मिला। अब आप ही बताइए ना, हम कैसे उसकी कंप्लेंट रिपोर्ट लिखवाएं। रामानुजम समझ जाता है कि लक्ष्मी ने अपनी बेटी की बॉडी को दफनाकर गलती तो की है, लेकिन वो जो कह रही है वो सच भी तो है। तो बस रामानुजम उसकी सच्चाई को बेस बनाकर अगले ही दिन कोर्ट में PNSS सेक्शन 223 के तहत प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की अर्जी डालता है। अब इस केस का कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई गवाह है, तो जज उसकी ये अर्जी लेने से मना कर देते हैं। तो रामानुजम जज से कहता है कि देखिए, हमारा कानून सबूत और गवाहों पे चलता है, लेकिन एक माँ झूठ नहीं बोल सकती सर। तो मैं BNSS सेक्शन 348 के तहत उन सभी लोगों को कोर्ट में बुला सकता हूं जिन पर मुझे शक है। ये सेक्शन एक आम इंसान को पावर देता है कि जिस पे शक है उसे कोर्ट में बुलाकर हम सबूत निकलवा सकते हैं। मैं इस अर्जी के तहत स्कूल के स्टाफ और वाइस प्रिंसिपल इनको कोर्ट में बुलाना चाहता हूं। और इस तरह रामानुजम के इस अर्जी को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है और अगली तारीख पे स्कूल टीचर्स
और वाइस प्रिंसिपल आते हैं, जो कि रामानुजम के पूछने पर बताते हैं कि 7th बी में सरस्वती नाम की एक ही लड़की है सर, जो कि लक्ष्मी की बेटी नहीं है। मैं आपको अटेंडेंस रजिस्टर भी दिखा सकता हूँ। रामानुजम कहता है कि वही अटेंडेंस रजिस्टर जिसे आप अपने हिसाब से बदल सकती हैं। ये बताइए 15 अगस्त के दिन स्कूल प्रिंसिपल राम बाबू कहाँ थे? तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा लंबी छुट्टी ली हुई थी, लगभग 7 दिन की, वो उस वक्त वहाँ नहीं थे। ओके, रामानुजम कहता है कि यह तो आम बात है, क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट ही क्राइम वाली जगह से अक्सर मिसिंग रहता है। तो रामानुजम जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो राम बाबू से कोर्ट में बुलाकर सवाल करना चाहता है। इसकी भी इजाजत जज दे देते हैं। अगली हियरिंग में राम बाबू खुद कोर्ट आता है, जिसे रामानुजम हड़काते हुए कहता है कि तुमने ही उस 12 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया ना? बताओ वो 2 लोग कौन थे तुम्हारे साथ? मुझे अच्छे से पता है कि तुम इंस्पेक्टर कृष्णा को अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम्हारे स्टाफ ने उसे कॉल करके बुलाया जब लक्ष्मी अपनी बेटी को ढूंढते हुए स्कूल में आई। राम बाबू बोलता है कि सर मैं तब वहाँ था ही नहीं। अब दोस्तों, जब रामानुजम राम बाबू से सवाल कर रहा होता है, तभी लक्ष्मी बार बार स्वामी से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर स्वामी उसे चुप करा देता है ना, क्योंकि बीच में ऐसा ही नहीं होता। और जब स्वामी उसकी नहीं सुनता तो लक्ष्मी खुद खड़ी होकर रामानुजम को बुलाती है। रामानुजम लक्ष्मी के पास जाकर पूछता है क्या हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों लक्ष्मी कहती है कि सर ये राम बाबू वो आदमी नहीं है जिसने मेरी बेटी के साथ गलत किया, ये प्रिंसिपल है ही नहीं। तो रामानुजम बोलता है कि तुम होश में तो हो, राम बाबू उस स्कूल का प्रिंसिपल पिछले 10 सालों से है। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी बड़ी श्योर है कि ये वो आदमी नहीं है जिसने उसकी बेटी के साथ गलत किया। अब ये देखकर जज रामानुजम से सवाल करता है कि ये क्या चल रहा है कोर्ट में। अब रामानुजम जज से कहता है कि योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को शायद मेंटल ट्रॉमा है। वो कह रही है कि राम बाबू वो इंसान नहीं है जिसने उसकी बेटी के साथ गलत किया। अब ये सुनते ही कोर्ट में सभी चिल्लाने लग जाते हैं, खास तौर पर राम बाबू, कि मुझे तुमने फंसाने की कोशिश करी। जज सभी को चुप कराने के बाद रामानुजम से कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है कोर्ट में? अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रामानुजम। इतना कहने के बाद केस डिसमिस हो जाता है। अब दोस्तों कोर्ट से वापस आने पर रामानुजम लक्ष्मी को 2 फोटो एल्बम देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन तुम्हें ठीक से सोचकर बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ये दोनों एल्बम्स में उन सभी लोगों की फोटोज हैं जो इस स्कूल के अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं। फोटो देखो और मुझे सही से बताओ। रामानुजम के कहने पे लक्ष्मी उस एल्बम को देखती है, जिसको देखकर दोस्तों वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो कभी किसी की तरफ पॉइंट करती है तो कभी किसी दूसरे की तरफ। अब उसकी ये कंफ्यूज्ड स्टेट को देखकर रामानुजम उससे कहता है कि लक्ष्मी तुम जाओ, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर वो लक्ष्मी को भेज देता है। सोचता है कि पागल है। जिसके बाद बेचारी लक्ष्मी वहाँ से निकलकर एक बुजुर्ग महिला से मिलने जाती है, जो महिला लक्ष्मी से कहती है कि कलेक्टर को मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद अगले ही दिन लक्ष्मी कलेक्टर से मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहाँ वो कलेक्टर से कहती है कि सर उन लोगों ने मेरी 12 साल की बेटी के साथ गलत करके उसे मार दिया। तो कलेक्टर पूछता है कि तुमने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई क्या? लक्ष्मी इसका जवाब ना में देती है। तो कलेक्टर कहता है कि ठीक, पहले एक काम करो, कंप्लेंट करो, फिर आना, तब हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। कलेक्टर के इतना कहने पे लक्ष्मी उठकर बाहर आ जाती है, जिसके साथ ही हम कई लोगों को भागकर कलेक्टर ऑफिस के अंदर जाते हुए देखते हैं। कुछ ही समय में दोस्तों यहाँ पुलिस भी आ जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। खास तौर पे इंस्पेक्टर कृष्णा काफी परेशान होता है। तो लक्ष्मी उसके पास जाकर कहती कि सर ये मैंने किया है, मैंने तीनों को मार डाला। अब लक्ष्मी की ये बात सुनते ही कृष्णा दंग रह जाता है, जिसके साथ ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसी बुजुर्ग महिला की मदद से लक्ष्मी कलेक्टर ऑफिस में गन लेकर आई, जिसमें साइलेंसर लगा हुआ था। उसने इस गन से ही कलेक्टर को शूट करके ऑन द स्पॉट मार दिया। और सिर्फ कलेक्टर ही नहीं, उसने इसके पहले एक जज और एक एसपी ऑफिसर को भी इसी तरह शूट करके मार दिया। मतलब उसने पिछले 1 घंटे में 3 पब्लिक सर्वेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। लक्ष्मी का कहना होता है कि इन्हीं तीनों ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया था, और जब कोर्ट या पुलिस इंसाफ नहीं कर पाई तो लक्ष्मी ने उन्हें मारकर अपनी बेटी का बदला ले लिया, इंसाफ कर दिया। लक्ष्मी को फिर कोर्ट में लाया जाता है, जहां रामानुजम भी मौजूद होता है। लक्ष्मी ने तो खुद सरेंडर करके अपना जुर्म कबूल कर लिया था, तो कोर्ट उसे तुरंत 15 दिन की रिमांड पे भेज देती है, जिसके साथ ही रामानुजम को ऑर्डर दिया जाता है कि वो इस केस के फैक्ट्स वगैरह इन्वेस्टिगेट करके अगली हियरिंग से पहले कोर्ट में सबमिट करे, क्योंकि लक्ष्मी उसी की क्लाइंट थी। लेकिन दोस्तों रामानुजम भी शॉक हो गया था लक्ष्मी की, अब क्या बोले, वीरता को देखकर। सरप्राइज था वो, क्योंकि वो सोच ही रहा था कि लक्ष्मी ने जब अपना बदला ले ही लिया तो उसने सरेंडर क्यों किया। कुछ तो है जो कोई समझ नहीं पा रहा। तो अब रामानुजम स्वामी से सवाल करता है कि लक्ष्मी के पति आदित्य का पता है क्या, मतलब क्या हुआ था उनके साथ। वैसे दोस्तों आदित्य इस वक्त मुंबई में है और एक रेपुटेड डॉक्टर भी। लक्ष्मी के बारे में बात करने के लिए रामानुजम आदित्य से मिलने जाता है। आदित्य रामानुजम के पूछने पे बताता है लक्ष्मी मेरी एक्स वाइफ है, मेरा उसके साथ डिवोर्स हो चुका है। अब यहाँ पे आदित्य बताता है कि वो पहली बार लक्ष्मी से ऑपरेशन थिएटर में मिला था। वो उसी हॉस्पिटल में नर्स थी। पहली नजर में देखते आदित्य को लक्ष्मी से प्यार हो गया, दोनों में फिर दोस्ती हो गई, फिर मिलना जुलना
बोलना शुरू हो गया और आदित्य ने अपने दिल की बात एक दिन लक्ष्मी से कह दी। लक्ष्मी भी आदित्य को चाहती थी, लेकिन वो आदित्य से कहती है कि मैं जब छोटी थी ना तो मैंने अपने माता पिता को खो दिया, तभी से मैं अकेली हूँ। तुमसे मिलने के बाद मुझे जिंदगी में सब कुछ अच्छा लगने लगा है, लेकिन डरती हूँ कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ कर ना चले जाओ, मैं कहीं अकेली ना हो जाऊँ। तो आदित्य कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। फिर क्या था, आदित्य लक्ष्मी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। उन्हें दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो बस दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद लक्ष्मी आदित्य के साथ वो सब करने यानी फिजिकल होने में कंफर्टेबल नहीं थी, तो आदित्य ने उसे फोर्स नहीं किया, बोला अपना टाइम ले लो। आदित्य और लक्ष्मी एक ही बेड पे सोते थे, लेकिन बीच में तकिया रखकर। ये सारी बातें आदित्य के मुंह से सुनने के बाद रामानुजम आदित्य से कहता है कि आपकी बेटी के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म करके उसे मार डाला और लक्ष्मी ने उन तीनों की जान ले ली, अभी वो जेल में है। तो आदित्य कहता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। वो शॉकिंग चीज बताता है कि लक्ष्मी बच्चा तो चाहती ही नहीं थी, जब मेरे माता पिता ने उसे घर का वारिस देने के लिए फोर्स किया तो लक्ष्मी घर और मुझे छोड़कर चली गई, तभी से मैंने उससे बात तक नहीं की। सर मेरी और लक्ष्मी की कोई बेटी नहीं है। ओह देखा दोस्तों, शॉकिंग ट्विस्ट आ चुका है। ये चीजें सुनकर रामानुजम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वापस अपने शहर आकर लक्ष्मी के आस पड़ोस रहने वाले लोगों से सवाल करता है कि लक्ष्मी की कोई बेटी थी या नहीं, क्या पता लक्ष्मी ने दूसरी शादी कर ली हो आदित्य को डिवोर्स देने के बाद ना, हो सकता है। पर सभी बताते हैं कि लक्ष्मी अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी, लेकिन वो सभी से अपनी किसी बेटी सरस्वती के बारे में जरूर बात करती थी, पर उसको कभी किसी ने देखा नहीं था। अब रामानुजम जाकर उस कब्रिस्तान के गार्ड से मिलता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ जो तुमने देखा था उस दिन। तो इस पर वो गार्ड कहता है कि मैं उस वक्त शराब पी रहा था, तो मैडम आई, लेकिन उन्होंने अपने हाथों को ऐसे किया हुआ था जैसे कि मानो कुछ पकड़ा हो। मुझे लगा मैं नशे में हूँ इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैडम अकेली आई थी, उन्होंने जमीन खोदकर उसे वापस ढक दिया। पुलिस से तो मैं यही बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा मैं नशे में था तो शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी देखने में, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। ये सब जानने के बाद रामानुजम लक्ष्मी की बेटी सरस्वती की एक पिक आदित्य को भेजकर उससे पूछता है कि आपने इस बच्ची को कहीं देखा क्या, इसको ही लक्ष्मी अपनी बेटी बता रही है। और फोटो देखकर आदित्य एकदम सुन्न हो जाता है। वो तुरंत कॉल करके रामानुजम से कहता है कि सर ये सरस्वती है। तो रामानुजम पूछता है मतलब सरस्वती है, वही तो मैं कह रहा हूँ सरस्वती है, लेकिन क्या ये लक्ष्मी की बेटी है। तो आदित्य कहता है कि सर ये असल में लक्ष्मी की ही बचपन की फोटो है, उसका पूरा नाम लक्ष्मी सरस्वती है। बचपन में ही लक्ष्मी के माता पिता उसे सरस्वती कहकर बुलाते थे, ऐसा उसने मुझे बताया था कभी। मतलब दोस्तों अभी तक लक्ष्मी जिसे अपनी बेटी समझ रही थी वो उसी का बचपन का वर्जन था। मजेदार है ना कहानी, बने रहिएगा। अब लक्ष्मी के साथ जरूर बचपन में कुछ हुआ हो, तभी तो उसके दिमाग पे ऐसा असर हुआ है। इस चीज को और तह तक जाने के लिए रामानुजम एंथनी नाम के साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे लक्ष्मी का पूरा अच्छे से समझाते हुए बताता है कि ये हरकतें हो रही है। एंथनी कहता है कि लक्ष्मी का कोई अबॉर्शन या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई थी क्या। तो रामानुजम कहता है कि सर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एंथनी कहता है कि सरस्वती का सच जानने के लिए हमें लक्ष्मी के बचपन को पहले जानना होगा। लक्ष्मी असल में चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार है। लक्ष्मी के सिम्टम्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से एक रियर डिसऑर्डर हो गया है। लक्ष्मी के केस को हम उसको फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि लक्ष्मी सच और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पा रही। हमें अगर सच जानना है तो रामानुजम तुम्हें कोर्ट और लक्ष्मी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि हम लक्ष्मी को हिप्नोसिस करके उसके सबकॉन्शियस में छिपे राज बाहर निकाल सके। ये सारी बातें साइकेट्रिस्ट एंथनी से लेने के बाद रामानुजम कोर्ट से ऑर्डर ले तो लेता है और फिर वो लक्ष्मी से पूछने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है। रामानुजम उससे कहता है कि तुम जो कह रही हो उस पर मुझे विश्वास है, पर उसका कोई एविडेंस नहीं है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि सच सबके सामने आना चाहिए और तुम्हारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। लक्ष्मी कहती है कि कोई एविडेंस तो नहीं है, पर यह होगा कैसे। तो रामानुजम जवाब देता है एविडेंस तुम हो लक्ष्मी। हिप्नोसिस करके तुम्हारे सबकॉन्शियस के जरिए हम साबित कर देंगे कि तुम जो कह रही हो वो सच कह रही हो। सभी को तुम्हारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। अभी सुनते लक्ष्मी भी तुरंत राजी हो जाती है हिप्नोसिस के लिए। और अब अगले दिन लक्ष्मी से मिलने के लिए रामानुजम और डॉक्टर एंथनी आते हैं। तो एंथनी लक्ष्मी को हिप्नोटाइज करके उसे बचपन में जाने के लिए कहता है। वो लक्ष्मी से पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। तो लक्ष्मी बताती है कि उनका नाम लक्ष्मी और प्रभाकर है। तो एंथनी कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है। लक्ष्मी कहती है सरस्वती। दोस्तों अब यहाँ लक्ष्मी के नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लक्ष्मी नाम उसे अपनी माँ से मिला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, मतलब कि फ्लैशबैक में लक्ष्मी के बचपन की तरफ जिसे उसके माता पिता सरस्वती नाम से बुलाते थे वो सीन है। सरस्वती के माता पिता उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे। उसका जन्मदिन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन होता था। तो सरस्वती अपने स्कूल जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल के 2 दोस्त यानी कि एक वकील
और एक पुलिस वाला। ये चीफ गेस्ट के तौर पे स्कूल में आए थे। सरस्वती अपने बर्थडे के दिन सभी को टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर चाहे वो टीचर्स हो या बच्चे। और जब प्रिंसिपल अपने दोनों दोस्तों यानी कि वकील और पुलिस वाले के साथ प्रिंसिपल रूम में दारू पी रहा होता है, तभी सरस्वती प्रिंसिपल रूम में पहुंचकर उन तीनों को टॉफी देती है। अब उन्होंने सरस्वती को देखकर शराब छिपा दी थी। इस दौरान जो वकील होता है ना, वो पुलिस वाले से कहता है कि कभी तुमने इतनी छोटी लड़की के साथ किया है क्या? पुलिस वाला कहता है कि नहीं किया, तो आज कर लेते हैं। और प्रिंसिपल भी इन्हीं का साथ देता है। इतने घटिया लोग। जिसके बाद दरवाजा बंद करके तीनों बारी बारी सरस्वती के साथ दुष्कर्म करते हैं। और जब सरस्वती स्कूल से बाहर नहीं निकलती तो उसके माता पिता उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। वो स्कूल के अंदर भी अपनी बेटी को ढूंढते आते हैं, लेकिन सरस्वती का मुंह दबाकर उसे प्रिंसिपल चुप करवा देता है। फिर उसके बाद जब रात हो जाती है तो सरस्वती का फोन घर पे आता है। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं प्रिंसिपल रूम में हूँ, प्रिंसिपल और बाकी 2 लोगों ने मेरे साथ गलत किया माँ, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज घर आ जाओ। अब ये सुनते ही सरस्वती के माता पिता स्कूल में प्रिंसिपल रूम के अंदर आ जाते हैं और अपनी बेटी की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। लेकिन उनकी बेटी अभी भी जिंदा है, पर वो अपने पिता से डर रही होती है, जो चीज यार एक पिता के लिए बहुत दुख देने वाली होती है। खैर दोनों तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर तुलसी सरस्वती का ऑपरेशन करती है और बताती है कि लक्ष्मी की जान बचाने के लिए मुझे उसका यूट्रस बाहर निकालना पड़ेगा। ये जानकर सरस्वती की माँ कहती है कि मेरी बेटी फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी, चलो कम से कम किसी का बच्चा तो अडॉप्ट कर लेगी। अब इनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है दोस्तों, तो भला केस फाइल कैसे करते ये लोग? सजा दिलाना तो बहुत दूर की बात हो गई थी। तो इस पर सरस्वती कहती कि पापा एविडेंस है। असल में जब प्रिंसिपल और बाकी 2 लोगों ने सरस्वती के साथ वो सब किया तो ये लोग सोचने लगे कि कहीं ये बात बाहर तो नहीं आएगी। तो प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, हम साबित कर देंगे कि ये लड़की हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती, और अगर हमने इस लड़की को मार दिया तो ये बात और उछलेगी, इसलिए हम इसको मार भी नहीं सकते। बाकी चिंता मत करो, इसके माता पिता मिडिल क्लास के हैं, वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर भी सिक्योरिटी के लिए हम सब इस लड़की के साथ फिर से वो सब करते हैं, लेकिन इस बार वीडियो बनाते हैं, ताकि अगर इसके माता पिता ने कुछ करने की कोशिश करी तो हम ये वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। वैसे भी मिडिल क्लास के लोग अपनी इज्जत के लिए पीछे हट जाते हैं। इस तरह से एक वीडियो कैमरे से ये लोग सब कुछ शूट कर लेते हैं। लेकिन सरस्वती के पिता के पास भी वीडियो कैमरा है और उसने सरस्वती को बताया था कैसे इस्तेमाल करते हैं कैमरा। तो बस सरस्वती ने मौका मिलते ही उस वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड की हुई वीडियो की कैसेट निकालकर कहीं छुपा दी थी, जिसे सरस्वती के पिता ने निकाल दिया था, और फिर केस फाइल किया प्रिंसिपल और बाकी 2 लोगों के खिलाफ। उस कैसेट को सरस्वती के पिता ने वकील को दे दिया, लेकिन वकील ने कोर्ट के सामने वो सबूत दिखाया ही नहीं और एविडेंस ना होने की वजह से केस को डिसमिस कर दिया गया। सरस्वती के पेरेंट्स जिस वकील को हायर किया था वो कोर्ट से बाहर आने के बाद सरस्वती के पिता से माफी मांगता है। कहता है कि इन तीनों का एमएलए राजा राम से कनेक्शन अच्छा है। उस एमएलए ने मुझे कॉल करके धमकाया, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी, तो मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए ये हरकतें करनी पड़ी, माफ कर दीजिए। अब क्या करता है यार, वो भी सबको अपना परिवार प्यारा होता है। ये सुनने के साथ सरस्वती की माँ देखती है कि राजा राम खुद कोर्ट के बाहर उन तीनों से मिलने आया है। तो बस सरस्वती की माँ ने जाकर उस एमएलए को सभी के सामने थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि इनका गुनाह जानते हुए भी तू इसका साथ दे रहा है, और तेरे जैसे लोग तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ रहे, छोटी बच्ची तो दूर की बात है। इतना कहने के बाद वो अपने पति और बेटी के साथ चली जाती है, जिसके बाद इन सभी को रास्ते में एमएलए के लोग पकड़ लेते हैं और छोटी सरस्वती के सामने ही उसके माता पिता को जिंदा जला देते हैं। दोस्तों बेचारी सरस्वती सिर्फ चीखने के अलावा कुछ कर नहीं पाती। इसके साथ ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। इस दृश्य को याद करने की वजह से सरस्वती काफी पैनिक करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसको लक्ष्मी नहीं सरस्वती कहेंगे, ओके, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो सरस्वती की ये हालत देख एंथनी उसको इंजेक्शन देकर सुला देता है, जिस पर रामानुजम कहता है कि ये आपने क्या किया, मुझे और सच्चाई जाननी है। तो एंथनी कहता है कि वकील के तौर पे तुम्हें सच पता करना है और मुझे डॉक्टर के तौर पर इसकी जान बचानी। अगर ये कुछ और देर होश में रहती तो इसका ब्रेन डैमेज होने की संभावना थी, इसकी जान चली जाती। बाकी तुम्हें क्या ही सच जानना है। जाहिर है सरस्वती ने अपने बचपन को ही अपनी बेटी के तौर पे इमेजिन किया, और फिर जिस प्रिंसिपल, वकील और इंस्पेक्टर ने उसके साथ गलत किया उन्हें सरस्वती ने आज मार डाला। वो तीनों आज के समय में कलेक्टर, जज और एसपी बन गए थे। क्योंकि ये तीनों राक्षस आज भी जिंदा थे तो सरस्वती ने अपने बचपन के रूप को अपनी बेटी इमेजिन किया, और साथ ही ये भी इमेजिन किया कि उसकी बेटी के साथ ये सब हुआ जैसा उसके साथ हुआ। तो बस उसने उन लोगों को मारकर अपना बदला ले लिया। अब वो एंथनी कहता है, डॉक्टर मतलब साइकेट्रिस्ट, कि तुम सरस्वती से अब कुछ भी ज्यादा वो मत पूछना, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। बाकी रही बात कि उसने इतने टाइम के बाद बदला लेने का क्यों सोचा, इसका पता तुम लगाओ। अब रामानुजम सबसे पहले जाकर डॉक्टर तुलसी से मिलता है और उनसे छोटी सरस्वती के बारे में पूछता है। फिर उनसे बात करने के बाद वो जज से जाकर मिलता है, यानी कि जो सरस्वती के केस की हियरिंग सुनने वाले हैं उनसे। तो रामानुजम उनसे विनती करता है कि कल सरस्वती के केस में उसे ना बुलाया जाए। जज भी उसकी बात मानकर सरस्वती की बिना मौजूदगी में हियरिंग सुनने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों हियरिंग का दिन आता है और रामानुजम कोर्ट में जज से कहता है कि सर, मेरी क्लाइंट असल में फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर का शिकार है। योर ऑनर, असल में उसकी कोई बेटी है ही नहीं, बल्कि उसने एक बेटी की कल्पना की और फिर ये कल्पना की कि उसके साथ
3 लोगों ने दुष्कर्म किया। ये दुष्कर्म असल में मेरी क्लाइंट के बचपन में उसके साथ ही हुआ था। डॉक्टर एंथनी ने ये सारी बातें कंफर्म की हैं। मेरी क्लाइंट के साथ बचपन में ये सब हुआ, उसके बाद उसके माता पिता को जलाकर मार दिया गया। फिर भी वो ये सारी बातें भूलकर किसी तरह बड़ी हुई और नर्सिंग ट्रेनिंग ली उसने। जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर आदित्य से हुई। दोनों प्यार करने लगे, उनकी शादी हुई। अपने पर्सनल रीजन की वजह से दोनों ने डिवोर्स ले लिया। सरस्वती फिर से अकेली पड़ गई। जिस तरह वो बचपन में अनाथ हुई थी और इस तरह उसका पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो गया और उसने अपनी बेटी को इमेजिन कर लिया और ऐसी कल्पना करी कि उसकी बेटी के साथ भी वही सब हुआ जो उसके खुद के साथ हुआ था बचपन में। बस एक माँ होने के नाते उसने 3 पब्लिक सर्वेंट्स को नहीं बल्कि 3 राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। रामानुजम दोस्तों अब डॉक्टर तुलसी को कटघरे में बुलाता है, जो कि रामानुजम के पूछने पर बताती है कि सरस्वती अपने माता पिता की मौत के बाद मेरे पास बेहोशी की हालत में लाई गई थी। उसे पूरे 4 दिनों के बाद होश आया, लेकिन जब वो जागी ना तो सब कुछ भूल चुकी थी। मतलब जो उसके साथ गलत काम हुआ और अपने माता पिता की मौत भी उसे याद नहीं थी। आखिरी बात उसे याद थी कि उसके माता पिता ने जो उसे स्कूल छोड़ा था, बस वही। और अब रामानुजम तुलसी से सवाल करता है कि आपने कभी सरस्वती को सच्चाई बताने की कोशिश नहीं करी? जब वो ऑर्फनेज में रहने लगी तब बता देते उसको। तुलसी कहती है कि जिस बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है ना, उन्हें ट्रॉमा हो जाता है और अगर मैं उसे ये सब याद दिलाती तो क्या पता उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती। और यहाँ तुलसी के बयान से ये कंफर्म हो जाता है कि सरस्वती को बचपन का कुछ भी याद नहीं है। तो उसने ये 3 मर्डर किए वो बदले की भावना से नहीं बल्कि अपने डिसऑर्डर के इन्फ्लुएंस में की है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अपोजिशन लॉयर जज से अपील करता है कि देखो ये सब कोर्ट को भटकाने की साजिश है और सरस्वती को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आखिर में रामानुजम जज से कहता है कि सरस्वती बस इंसाफ चाहती है, अगर उसे सजा दी गई तो ये उसके साथ अन्याय होगा जज साहब। अब जज कहते हैं कि ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है, इसीलिए मुझे सोचने का समय चाहिए। तो इसीलिए मैं इस केस का फैसला परसों 16 अगस्त को दूंगा, क्योंकि कल 15 अगस्त की छुट्टी है। अगले दिन रामानुजम सरस्वती से मिलने उसके सेल में जाता है और उससे कहता है कि कल तुम्हारे केस की लास्ट हियरिंग है, आई होप सब कुछ अच्छा होगा। सरस्वती उसके लिए थैंक यू कहती है, क्योंकि आखिर तक रामानुजम ने ही उस पर विश्वास किया। अब रामानुजम सरस्वती को हैप्पी बर्थडे बोलता है, जिसके जवाब में सरस्वती उसको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करती है। फिर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए चले जाती है वो, जहाँ पर एक मिनिस्टर चीफ गेस्ट के तौर पर आया होता है। वो सभी महिला कैदियों को कुछ गिफ्ट वगैरह बांट रहा होता है। यहाँ जब सरस्वती उसके पास भेंट लेने के लिए जाती है तभी अचानक से वो उस मिनिस्टर के पॉकेट में रखी पेन निकाल देती है और उससे मिनिस्टर के गले में वार कर देती है। दोस्तों जब तक वो मर नहीं जाता तब तक। असल में ये वही मिनिस्टर है जो सरस्वती के बचपन में एमएलए था और उसी ने सरस्वती के माता पिता को मारा था। तो लगे हाथ सरस्वती ने ये भी बदला पूरा कर लिया। अब ये देखकर रामानुजम शॉक हो जाता है कि ये सरस्वती ने और क्या कर दिया, क्योंकि मिनिस्टर मर चुका है। दोस्तों अब अगले दिन कोर्ट में फिर से दिक्कत हो जाती है। जज साहब सवाल करता है कि मिनिस्टर को क्यों मारा भाई? तो सरस्वती कहती है कि उसने गुनहगारों को बचाने की कोशिश करी थी, इसीलिए मैंने उसे मारकर इंसाफ किया। तो जज थोड़े गुस्से होकर कहते हैं कि कानून और कोर्ट नहीं है क्या, हम क्या फालतू बैठे हुए हैं? तो सरस्वती इस पर हंसते हुए कहती है कि कौन सा कानून सर, कौन सा कोर्ट, जहाँ इंसान एक केस फाइल नहीं कर सकता बिना एविडेंस के। एक माँ जानती है कि इंसाफ कैसे करना है, उसे एविडेंस की कोई जरूरत नहीं होती। अरे वो तीनों पब्लिक सर्वेंट्स शान से सर उठाकर इसी समाज में जी रहे थे, उनको किसी कानून या कोर्ट का डर नहीं था। क्या कानून कभी उनका इंसाफ कर पाता? लड़कियों को बचपन से ही बताया जाता है कि कैसे रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, मगर लड़कों को नहीं बताता कोई कि उसे एक बच्ची, एक लड़की और एक बुजुर्ग महिला के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अगर सिखाया जाता ना तो 6 महीने से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला तक का यहाँ दुष्कर्म नहीं होता। अरे इस देश में हम नारी को पूछते हैं, लेकिन यहाँ एक नारी की सुरक्षा एक जानवर से भी कम है। अगर कोई एक मोर या टाइगर को मारता है ना, जो कि हमारे देश का नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल है, तो उस आदमी को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। मगर जब कोई इंसान किसी की जिंदगी रौंद देता है, तबाह कर देता है, उसे मार डालता है, तो ऐसा करने वालों को आराम से बेल मिल जाती है और फिर वो आजाद हो जाते हैं नया जुर्म करने के लिए। सर जब तक इन क्रिमिनल्स में डर नहीं होगा ना, तो विक्टिम कब तक डर के रहेंगे? उन्हें इंसाफ और कानून दोनों अपने हाथ में लेने ही पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ इस पॉइंट पर पोजीशन लॉयर बीच में सरस्वती से बोल पड़ता है कि तुमने जो किया वो गुनाह है, समझी? तुम्हारी असलियत में कोई बेटी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। अब ये बातें सुनते ही सरस्वती रोने लग जाती है और बार बार कहने लगती है कि मेरी बेटी है, सच में है। रामानुजम देखता है कि वो ये कहते कहते बेचारी बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद रामानुजम जज से कहता है कि सर नागपुर में करीब साल 2000 में अगस्त के दौरान अक्कू यादव नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसने कई बार लड़कियों और औरतों के साथ दुष्कर्म किया और हर बार उसकी बेल हो जाती। फिर भी वो लगातार ऐसा करता और जेल जाता।
कोर्ट में जज और वकीलों के सामने करीब 200 महिलाएं अंदर घुसी और उन्होंने अक्को यादव को पत्थरों से मार मार कर उसकी जान ले ली। योर ऑनर, अगर किसी को हमारे सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग खुद इंसाफ करेंगे ही ना। सरस्वती का केस भी तो इसी तरह का है। और अब जज अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि सरस्वती के साथ सच में जो हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। और कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट एविडेंस के बल पर ये मानती भी है कि सरस्वती ने ये चारों खून बदले की भावना की वजह से नहीं बल्कि अपने डिसऑर्डर के चलते की है। उसे तो अपने बचपन में हुई घटनाएं आज तक याद नहीं है। कोर्ट किसी भी अपराधी को बिना ये बताए सजा नहीं दे सकती कि उसने क्या किया, और अगर सरस्वती को सच बताया गया तो उसका दिमाग खराब हो सकता है, वो मर भी सकती है। इसलिए कोर्ट फैसला करता है कि सरस्वती को BNSS सेक्शन 22 के तहत मेंटल असाइलम भर्ती करवाया जाएगा, जहां उसका अच्छे से इलाज हो सके। कोर्ट के इस फैसले से रामानुजम के विश्वास की जीत होती है दोस्तों, जिसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और रामानुजम मेंटल असाइलम में सरस्वती से मिलने जाता है। वो सरस्वती से कहता है कि तुमने मुझ पर और कानून पर विश्वास रखा और कानून ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें न्याय दिया। अब सरस्वती जवाब देती है कि सारे एविडेंस कानून को दिए गए थे, फिर भी आज तक वो इंसाफ नहीं कर पाया, उसका क्या। खैर छोड़िए सर, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहने के बाद वो रामानुजम को थैंक यू कहती है। रामानुजम चला जाता है। जाते वक्त उसको अचानक याद आता है कि सरस्वती ने अभी बोला उसे कि उसने एविडेंस दिए थे, फिर भी कानून उसका साथ नहीं दे पाया। मतलब कि सरस्वती को सब याद है। ये रियलाइज होते ही रामानुजम वापस सरस्वती के पास जाता है, तो वहाँ सरस्वती को हम आदित्य के साथ देखते हैं। रामानुजम सरस्वती से सवाल करता है, तुम्हें तो अपने बचपन की घटनाएं याद ही नहीं थी, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे माता पिता ने वो वीडियो कैसेट एविडेंस के तौर पे दिया था। इस पर आदित्य कहता है कि सर, असल में मैंने आपको बताया था ना कि मेरे माता पिता हम पर बच्चा करने का जोर डाल रहे थे, तो इस बात को हमने सीरियसली नहीं लिया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीना कंटिन्यू किया। जिसके बाद धीरे धीरे साथ रहते रहते हम दोनों करीब आ गए और फिर एक रात खुद सरस्वती ने फिजिकल होने की इच्छा जताई, तो हम फिजिकल हुए। मगर इस दौरान सरस्वती को वो पुरानी बातें याद आ गई, मतलब जो भी उसके साथ हुआ था उसका ट्रॉमा उसे याद आ गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदित्य को पता था कि सरस्वती मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसका यूट्रस बचपन में निकाल दिया गया था। ये सब जानने के बाद भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं थी, पर इस ट्रॉमा को दूर तो करना ही पड़ेगा, ऐसा आदित्य का मानना था, वरना सरस्वती तो जिंदगी भर ऐसे डरती रहती। इस पॉइंट पर सरस्वती ने कहा कि मैं जब तक उन तीनों को मार नहीं देती ना, ये ट्रॉमा एंड नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अभी सीन क्या हुआ था। आदित्य ने फैंटेसी प्रोन डिसऑर्डर के बारे में सरस्वती को बताया और एक प्लान बनाया जिसके तहत वो सभी को यकीन दिला देगी कि उसे ये डिसऑर्डर है और इस सब में वो अपना बदला भी पूरा कर लेगी, लेकिन उन्हें एक लॉयर चाहिए होगा जो कि उन्हें इंसाफ दिला सके। तो यहाँ आदित्य रामानुजम के बारे में पढ़ता है कि वो कितना अच्छा लॉयर है, जो कि पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए केस लड़ता है। बस सरस्वती ने रामानुजम को अपनी बातों का विश्वास दिला दिया, यानी कि वही कि उसे एक काल्पनिक बेटी है और उसे ये डिसऑर्डर है जो कि उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से याद आ रहा। रामानुजम का इस्तेमाल करके सरस्वती सजा से तो बच गई, बाकी मिनिस्टर को मारना उनके प्लान में नहीं था। वो तो सरस्वती के सामने पड़ गया तो लगे हाथ उसने उसे भी निपटा दिया। इस तरह उसने अपना बदला पूरा करके खुद को इंसाफ दिला दिया। यहाँ दोनों पति पत्नी रामानुजम से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसका इस्तेमाल करा, लेकिन रामानुजम गुस्सा नहीं होता। वो बस आखिर में मन ही मन कहता है कि कुछ भी हो, इंसाफ हुआ है, और फिर बिना कुछ बोले वो चला जाता है। जिसके बाद दोस्तों लास्ट सीन में सरस्वती हम व्यूवर्स की तरफ देखते हुए कहती है कि आज का वक्त लक्ष्मी या सरस्वती बनने का नहीं है, बल्कि काली बनकर संहार करने का है। उसके इसी डायलॉग के साथ दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है और मुझे पक्का यकीन है ये मजेदार कहानी थी, मतलब ऐसा सोचा नहीं होगा आपने। मजा आ गया ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और संभल के रहिए यार, सबको अच्छी नजरों से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।